फ्रेंड्स, और सब आप कैसे हैं? सब अच्छे हैं? फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सावन का महीना चला हुआ है फ्रेंड्स, और बाबा भोलेनाथ का पूरा महीना ही बाबा भोलेनाथ का है। और फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं इस महीने में 2-3 त्यौहार इकट्ठे आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज है, फिर फ्रेंड्स शिवरात्रि है, और फ्रेंड्स और कावड़ियों की भी एकदम धूम मची हुई होती है। और फ्रेंड्स फिर अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो फ्रेंड्स इस सावन के महीने में एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई होती हैं लोगों के दिलों में, लोगों के मन में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। तो फ्रेंड्स अब मुझे शिवरात्रि की याद आई, कावड़ियों की याद आई, तो फ्रेंड्स आज मुझे अपने फ्रेंड्स से एक बात बताने का बहुत मन हो रहा है, या यूँ कहूँ कि एक बाबा भोलेनाथ की कहानी है जो मुझे आप सब फ्रेंड्स से सुनाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको फ्रेंड्स को एक बाबा भोलेनाथ की एक कहानी सुनाती हूँ जो बहुत ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स कहानी कुछ इस तरह से है कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती एक दिन बैठे हुए होते हैं साथ में। तो माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती है कि प्रभु, आप उन लोगों को दुख नहीं देते जो हमेशा सुखी रहते हैं, उनको और सुखी रखते हैं। जिनके घर में धन भरा होता है उनके घर में आप और धन भरते हैं, जबकि जो निर्धन होता है उन्हें और निर्धन कर देते हैं, और जो दुखी होता है और उन्हें दुखी रखते हैं। ऐसा क्यों? तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। तो माता पार्वती हट करने लगे कि ऐसा कैसे होता है भोलेनाथ बाबा, आप मुझे कृपा समझाइए। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि चलो देवी, आज हम आपको पृथ्वी लोक की सैर कराते हैं। तो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती इंसानी रूप में पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। और जैसे कि पृथ्वी लोक में आते हैं तो बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहती हैं कि देवी, शाम का समय हो गया है, तो जबकि हम इंसानी रूप में हैं तो हमें इंसानों के ही कुछ नियम में बंधे रहना होगा, और कुछ नियम है जो उनका पालन करना होगा। तो माता पार्वती बोली ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी, भोजन का भी समय हो गया है, तो आप ऐसा कीजिए, चूल्हा बना लीजिए, पूछने के लिए आइए, चूल्हा बना लीजिए, तब तक मैं लकड़ी में ले आता हूँ, और अन्न का भी जैसे कि मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। तो माता पार्वती बोली कि ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ ने लकड़ी लेने के लिए बाबा भोलेनाथ चले गए। थोड़ी दूर गए बाबा भोलेनाथ, लेकिन किसी वजह से लकड़ियाँ नहीं लाए और वापस आ गए। तो माता पार्वती गई, कई जगह देखा कि घर खूब अच्छे खूबसूरत हैं, तो उनमें से उन्हें ईंटें उठाने का मन नहीं हुआ। एक घर बिल्कुल जर्जर गिरने जा रहा था, बिल्कुल जर्जर हो रहा था। तो उसी घर में से माता पार्वती चूल्हे के लिए ईंटें ले आई। तो बाबा भोलेनाथ कुछ देर में आए तो माता पार्वती ने पूछा कि आप लकड़ियाँ ले आए? तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं देवी, मैं लकड़ियाँ नहीं लेकर आया, लेकिन तुम ये बताओ कि ये तुम ईंटें लाई कहाँ से? तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये ईंटें मैं एक और तो सब मकान बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे थे, उन बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उनकी सजावट भी बहुत सुंदर थी और एकदम सुंदरता में सराबोर थे, तो उन मकानों को छेड़ने का मेरा मन नहीं हुआ। तो एक मकान बिल्कुल जर्जर हो रहा था, गिरने को हो रहा था, उसी में से मैं कुछ ईंटें निकाल लाई। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आज तुमने भी वही कार्य किया जो मैंने किया था। तो माता पार्वती बोली कि कृपा मुझे समझाइए बाबा भोलेनाथ कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि वही किया जो मैं करता आया हूँ। कि जो घर सुंदर है, जिस घर में धर्म के कार्य होते हैं, जो घर
इंसान अपने घर को अच्छे से सजा कर, संवार कर और सुंदर बना कर रखता है, जो अच्छे से धर्म के कार्यों पर चलता है, उन्हें मैं अच्छे से ही रखता हूँ, उनके घर को और भर कर रखता हूँ, उनको और स्वस्थ रखता हूँ। लेकिन जो इंसान अपने घर का ख्याल नहीं रखता, खुद का ख्याल नहीं रखता, जो धर्म के कार्य नहीं करता और जो हमेशा ही गलत मार्ग पर चलता है, तो वो चाहे कितना भी समझदार हो या कितना भी निर्धन हो, तो वो अपने कर्म के अनुसार ही फल पाता है और वो अपने कर्म के अनुसार ही निर्धन होता है और वो जैसा कर्म करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है। तो इसलिए ही जो इंसान अच्छे कार्य करता है उसे अच्छा रहन सहन मिलता है, अच्छी व्यवस्था मिलती है, और जो गलत कार्य करता है, जो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता है, वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहता है। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं समझ गई कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये कहकर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ वापस अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। तो मैं आपसे इस कथा से एक बात कहना चाहूँगी कि इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ ने जो इस कहानी में हमें बताया कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, तो ये बात सत्य है फ्रेंड्स कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। और फ्रेंड्स, मुझे कर्म से याद आया कि फ्रेंड्स अब सावन का महीना भी चल रहा है और बहुत से लोगों की तो जो छतें पुरानी हो जाती हैं, मकान पुराने हो जाते हैं, तो वो छतें टपकने लग जाती हैं। मकान जो ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मकानों पर ध्यान नहीं देते, तो फ्रेंड्स मैं कई बार ऐसा होता है कि मकानों पर ध्यान नहीं देते और कुछ लोग छज्जे पर ही लैट्रिन बाथरूम बना देते हैं या पानी की टंकी रख देते हैं। तो फ्रेंड्स जब पानी की टंकी में भर जाती है तो वो जब पानी गिरता रहता है, तो इस तरह से छज्जा नमी पाकर एकदम से कमज़ोर होने लगता है। और फ्रेंड्स इससे कई बार ऐसा भी हुआ है, अभी हमारे ही यहाँ पड़ोस में, कि छज्जा बिल्कुल मकान पुराना हो चुका था और छज्जा गिरकर 2 लेडीज़ों पर गिर गया। एक जो लड़की थी वो उसका बेचारी का एक हाथ बिल्कुल बेकार हो गया और फ्रेंड्स लेडीज़ को भी चोट लगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स अपने पुराने मकानों को ठीक ठाक कराइए और जो ज़्यादा जर्जर हो रहे हैं उन्हें रिपेयरिंग कराइए, और ज़्यादा ही अगर बिल्कुल ही बेकार हैं तो उन्हें तोड़ ताड़ के दोबारा बनाइए, ताकि जो आपके मकान गिरकर दूसरों को परेशानी दे रहे हैं, जो दूसरों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उनसे लोग बच सकें। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की सिर पे या कहीं भी हाथ पैर कमज़ोर होते हैं, जो हाथ पैर पे या सिर पर ईंट गिरने से या कोई भी लो लंगर गिरने से अगर फ्रेंड्स मौत भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिनका पुराना मकान है वो रिपेयर कराएं। ज़्यादा ही बेकार हो गया है तो अगर तोड़कर बनाने की हिम्मत नहीं है फ्रेंड्स, तो खाली जो जहाँ तक मकान बेकार है उन्हें ही रिपेयरिंग करा लीजिए, ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो और सब अच्छे से रह सकें। वरना फ्रेंड्स अगर ज़्यादा किसी को परेशानी हुई तो आपको या पुलिस के चक्कर तो कोर्ट कचहरी के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे, साथ में जो दूसरों को परेशानी होगी वो अलग। तो फ्रेंड्स सावधानी बरतें और अपने मकानों को और दूसरों को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखें और दूसरों को भी परेशानी ना हो इतना ध्यान जरूर रखें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो बाय बाय।